गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मनिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 7 मैंने बनाई है, जो कि है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है, इसके बारे में चलिए डिटेल्स जानते हैं। आर्टिकल 32 जो कि ये कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल की तरफ से मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, आप कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अगर खरीदते हो तो पहले उसको सेफगार्ड करने के बारे में सोचते हो। कोई भी चीज़ हो गया, ज्वेलरी हो गया या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो गया, कुछ भी आप वैल्यूएबल चीज़ें अगर खरीदते हो, पहले सोचते हो मैं इसे लेकर कहाँ पे रखूँगी या फिर कहाँ पे रखूँगा, जहाँ पे रखना है वहाँ पे कितने सेफ है, ये उसके बाद ही, ये इंश्योर करने के बाद ही आप उस वैल्यूएबल चीज़ों को खरीदने के लिए आगे बढ़ते हो। उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में जो 12 से आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक एक फंडामेंटल राइट हमें दे दिया गया है। अगर उसको सेफगार्ड ही नहीं किया गया हो, अगर उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिमेडी नहीं दिया गया हो, तो उस फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी वजह से आर्टिकल 32 एक एकलौता आर्टिकल है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्शन देने की, उसको गारंटी देने की बात कही गई है। इसीलिए ही ये आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था कि द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है इस आर्टिकल, जिसमें हम अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, गारंटी देती है सुप्रीम कोर्ट। तो और ये किस कैसे होती है, ये होता है इस प्रोसीड्योर से कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायोलेट होती है, हनन होती है, तो इसे रिस्टोर करने की काम करती है सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो होती है स्टेट की सबसे ऊंची वाली कोर्ट, वहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट हनन होती है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू ऑर्डर करते हैं, कैन इशू ऑर्डर्स एंड गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देते हैं कि उसके फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट किया जाए, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। ठीक है। अगर हम देखें ये आर्टिकल में कौन कौन सी रिमेडीज दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए। पहला क्लॉज ये कहता है 32(1), जो कि कहता है अगर आपकी फंडामेंटल राइट हनन होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को प्रॉपर प्रोसीडिंग के माध्यम से आप अप्रोच कर सकते हो। ये हो गया पहला क्लॉज। और सेकेंड क्लॉज में ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कुछ इशू डायरेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कुछ ऑर्डर्स और रीड्स के माध्यम से इशू ऑर्डर करते हैं। वो रीड्स क्या क्या है? हबीस कर्पस, मांडामस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सर्स्योरारी। इस 5 रीड्स को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर इशू करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 5 राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इस 5 राइट्स को सुनना है, समझना है। और थर्ड में ये कहता है कि ये जो आर्टिकल में जो जो भी राइट गारंटेड है, इसको किसी भी हालत पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर प्रोवाइड नहीं किया गया हो, तब तक ये सस्पेंड नहीं हो सकता। तो अब हम देखेंगे ये जो 5 रीड्स है ये क्या है और इसके प्रोविजंस क्या क्या है। टाइप ऑफ रीड्स, पर्टिकुलरली रीड्स है क्या? रीड्स का मतलब होता है ऑर्डर, एक ऑर्डर देना। एक वारंट भी एक टाइप ऑफ रीट है। सिंपली भाषा में हम अगर कहें तो एनीथिंग दैट इज इशूड अंडर एन अथॉरिटी इज ए रीट। कोई भी अथॉरिटी के द्वारा अगर एक कुछ भी ऑर्डर इशू होती है तो उसे रीट कहते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट को अलाउ किया है टू एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दिस राइट्स, कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो एम्पावर कर सकती है कोई भी कोर्ट को ये जो रीट्स को अप्लाई करने के लिए, इशू करने के लिए, ऑर्डर को इशू करने के लिए। लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6,
ऑल द 5 रीड्स जो हम पढ़े थे पिछले स्लाइड में, जो 5 रीड्स हैं वो ऑल रीड्स को वो इशू कर सकते हैं। इन दोनों कोर्ट के पास ये कैपेसिटी होती है। तो हम चलिए हम एक एक करके वो सारे रीड्स को देखते हैं। पहली रीड्स है हबिस कर्पस। देखिए ये जो 5 तरह की रीड्स है वो लैटिन वर्ड से बोरो किया गया है, आई मीन लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो पहली जो है उसको कहते हैं हेबिस कर्पस। हेबिस कर्पस के जो लैटिन वर्ड है उसके लिटररी मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या है इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन को आप डिटेन करते हैं या फिर इम्प्रिजन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहता है कि आपको उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अगर कार्रवाई में ये देखा जाता है कि जो पर्सन को डिटेन किया गया है या फिर इम्प्रिजन किया गया है, अगर कुछ लीगल जस्टिफिकेशन नहीं मिलती या फिर ये देखा जाता है कि वो इलीगली इम्प्रिजन हुआ है, तो उसे सेट फ्री किया जाता है। तो इसी तरह से हिबिस कर्पस काम करता है। ठीक है, ये पहली रीट हो गया। सेकेंड रीट हो गया, उसको कहते हैं मांडामस। मांडामस भी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है वी ऑर्डर, वी कमांड। ठीक है, इस रीट को यूज करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक पर्सन को या फिर कॉर्पोरेशन को, लोअर कोर्ट को या फिर पब्लिक अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी, कोई भी इस तरह ये जो कैटेगरी लिखा गया है इस अथॉरिटी को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने स्पेसिफिक ड्यूटी को फॉलो करे, स्पेसिफिक ड्यूटी को कंप्लीट परफॉर्म करे। जो जिसके लिए वो बना है, उसके ऑब्जेक्टिव जो भी है, जिसके लिए वो काम करने के लिए बने हैं, वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। लेकिन ये जो रीट है इसको प्रेसिडेंट के एग्नेस्ट आप यूज नहीं कर सकते, या फिर स्टेट गवर्नर के खिलाफ यूज नहीं कर सकते, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जिनके पास जुडिशियल कैपेसिटी है, उनके खिलाफ आप उसे यूज नहीं कर सकते। अब थर्ड जो रेट है उसका नाम है सर्सियोररी। सर्सियोररी का एक्चुअली मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। अंडर दिस रेट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देते हैं, लोअर कोर्ट हो गया या फिर कोई भी अथॉरिटी हो गया जिनके माध्यम से कोई डिसीजन अनाउंस किया गया हो और जो कि ये पता चलता है वो डिसीजन इलीगल है या फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स है, उस तरह से कुछ डिसीजन अगर अनाउंस किया गया हो तो उसको रद्द करके क्वाश करके उसको हायर कोर्ट के अंदर पेश करना, पेंडिंग को ट्रांसफ़र करके हायर कोर्ट को लेना होता है सर्सियोररी रिट के माध्यम से। तो ये जो रिट है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के एग्नेस्ट में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी के एग्नेस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फोर्थ जो रिट है उसका नाम है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का एक्चुअली मतलब है टू फॉरबिड और टू स्टॉप। पॉपुलरली इसको स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी अपॉइंटमेंट जो अनाउंस होता है, अपॉइंटमेंट की लिस्ट या फिर कोई भी एग्जाम की रिजल्ट डिक्लेयर होती है, तो तभी कुछ दिनों के बाद स्टे ऑर्डर हो जाती है। वही स्टे ऑर्डर के माध्यम से आप समझ सकते हो कि अगर कुछ डिसीजन अनाउंस्ड नहीं किया गया हो, लेकिन पता चलता है कि इस डिसीजन में कुछ पहले से ही पता चल जाता है कुछ इलीगल है या फिर कुछ मिस्टेक है, उसको आगे जाकर इम्प्लीमेंट ना करवाने के लिए स्टे किया जाता है उस डिसीजन को, ताकि उसको अगेन वेरीफाई करके अगेन उसको अच्छी तरह से जस्टिफाई करके एक लीगल जस्टिफिकेशन ला सकते हैं और उसको सही तरीके से पेश कर सकते हैं। तो इसी वजह से प्रोहिबिशन का यूज होता है। इस राइट को यूज़ करके यहाँ पे क्या होता है, अगर लोअर बॉडी या फिर लोअर कोर्ट कोई भी बॉडी उसका पावर को मिस यूटिलाइज करके उसके पावर के एगनेस्ट जाकर कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है, तो उसको ये यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी इन्फीरियर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी के एगनेस्ट इसको इशू कर सकती है, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या फिर लीगल बॉडीज़ या फिर प्राइवेट बॉडीज़ के एगनेस्ट इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सर्सियोररी और प्रोहिबिशन के बीच एक सिंपल सा, एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। कैसे? सर्सियोररी का मतलब ये होता है, सर्सियोररी तभी यूज होता है जब डिसीजन अनाउंस
हो चुका है, तब हम सर्स्योररी रिट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब डिसीज़न अनाउंस नहीं हुआ है, बस अनाउंस होने वाला है और उसके रिजल्ट के बारे में आप लोग को पता है कि ऐसा-ऐसा डिसीज़न होने वाला है, उससे अनाउंस होने से पहले ही उसको प्रोहिबिट किया जाता है। तो इस दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन ये जो दोनों राइट है इसको लीगल बॉडीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब हमारे जो आखिरी रेट है उसका नाम है को वारंट। को वारंट का मतलब ये होता है बाय व्हाट वारंट और व्हाट इज योर अथॉरिटी। मतलब आपकी अथॉरिटी कौन है, किस आधार पर बाय आपकी अथॉरिटी क्या है और बाय व्हाट आर वारंट। ठीक है, तो ये रेट तब इशू होती है जब ये दिखा गया है कि कोई भी पर्सन एक तरह की एक पर्सन है जो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए उसको एंटाइटल नहीं किया गया हो, मतलब उसको उसके पास ऑर्डर नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं है उस पोस्ट के लिए, लेकिन उसको वो पब्लिक ऑफिस के लिए रिक्रूटमेंट दे दी गई है या फिर उसको होल्ड किया गया है वो पर्सन के द्वारा। तो उस चीज़ को रिस्ट्रेन करने के लिए ये रिट इशू किया जाता है। ठीक है, इस रिट के माध्यम से ये किया जाता है कि उस पर्सन को, कंसर्न पर्सन को ये एक्सप्लेन करना होता है कोर्ट के बिफोर कि आप कौन से अथॉरिटी के माध्यम से या फिर आपके अथॉरिटी कौन है, आप किस अथॉरिटी के बेसिस पे माध्यम से वो ऑफिस होल्ड किए गए हो, होल्ड कर रहे हो। तो कोवारंट का पर्पज़ यही है। तो कोवारंट इशू करने की कंडीशन क्या है? तो दो कंडीशन माना गया है। तो पहला ये है, तो जो भी पर्सन होगा, व्हेन ए पब्लिक ऑफिस इज अज्यूम्ड रॉन्गफुली बाय एन इंडिविजुअल, एक पर्सन के द्वारा अगर रॉन्गफुली का मतलब क्या है, अगर प्रोसीड्योरिकली वो ठीक प्रोसीड्योर से नहीं किया गया है, प्रोसीडिंग्स ठीक से नहीं हुआ है, या फिर वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है फिर भी उसको बैठा दिया गया है, उस तरह की पब्लिक ऑफिसेस में अगर ये केसेस होती है तो क्वारंटो इशू होती है। और सेकंड केस ये है, अगर एक ऑफिस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया हो, लेकिन द पर्सन होल्डिंग द ऑफिस इज नॉट क्वालिफाइड नहीं है, या फिर क्वालिफाइड मतलब अगर एक पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक ऑफिस बनाया गया है, लेकिन जो पर्सन को बैठा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर लॉफुली उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, उस तरह की केसेस में कोवारंटो यूज़ किया जाता है। ये जो कोवारंटो है रिट है, इसको कोई भी प्राइवेट ऑफिस या फिर मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए ये वैल्यूबल नहीं, मतलब ये वैलिड नहीं है, आप इसमें इसको यूज़ नहीं के कर सकते। लेकिन पब्लिक ऑफिसेस से में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है, पब्लिक ऑफिस होती है, गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है, वहाँ पे ये यूज होती है, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेस में यूज़ नहीं होती। तो इसके साथ हमारे 5 रेट के बारे में हम डिटेल्स जान पाए। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बन के आती है कि अगर आप इतने सारे डेट के बारे में डिटेल्स जानने के बाद अगर आपके दिमाग में ये आए कि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि ये जो रेट जुडिस्टिकेशन होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की रेट जुडिस्टिकेशन एंड हाई कोर्ट की रेट जुडिस्टिकेशन के मध्य में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग के दिमाग में क्या-क्या पॉइंट्स आने वाली है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, अगर आपके दिमाग में और कुछ पॉइंट्स आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो पहली पॉइंट हम ये कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट रेट एनफोर्स करती है, ये फंडामेंटल राइट का ही फंडामेंटल राइट को ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट करने के लिए ये रेट इशू करती है। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है वो आर्टिकल 32 के अंदर रेट इशू करती है। आर्टिकल 32 जो कि खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट जो रेट इशू करती है वो आर्टिकल 2 to 6 के अंदर आर्टिकल इशू करती है, और ये बोथ फंडामेंटल राइट के लिए होता है और फॉर एनी अदर पर्पजेस के लिए भी, ये एनफोर्समेंट के लिए भी ये रेट होती है, जिसको ऑर्डिनरी लीगल राइट्स भी कहा जाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो रेट इशू करती है वो एग्नेस्ट ए पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के कंप्लीटली इंडिया के टेरिटरी के माध्यम में जहाँ जो भी रीजन है, हर एक रीजन में वो
रिट इशू कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट जो रिट इशू करती है वो ओनली उस स्टेट के टेरिटोरी के अंदर जो भी पर्सन्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट होते हैं या फिर अथॉरिटी होती है, वो जो कि उस स्टेट के अंदर रिसाइड करती है, सिर्फ उनके लिए ही ओनली रिट इशू करती है। ये सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस ये हो गया, रिमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता इस राइट को एक्सरसाइज, रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन जो आर्टिकल 2 to 6 है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आती है। ये हाई कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब हाई कोर्ट चाहे अपने मन के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से वो जजमेंट दे सकता है, डिसीजन दे सकता है। इसी वजह से वो रिट जुडिस्टिकेशन एक्सरसाइज करने के लिए बाउंड नहीं है, वो रिफ्यूज कर सकता है। ये 3 डिफरेंस बनकर आई है अगर सुप्रीम कोर्ट की जुडिस्टिकेशन और हाई कोर्ट की जुडिस्टिकेशन के मध्य में डिफरेंस। अगर हम आर्टिकल 32 के इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़े नज़र डालते हैं तो क्या होगा, इम्पोर्टेंस क्यों है आर्टिकल, इम्पोर्टेंट इतना क्यों है आर्टिकल 32? क्योंकि मैंने जो पहली इस वीडियो की पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो जब तक उसके कुछ रेमेडीज़ नहीं आएंगे तो ये मीनिंगलेस है, उसका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से एक राइट विदाउट ए रेमेडी इज़ वर्थलेस डिक्लेरेशन। ठीक है, इसीलिए हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन जो कि है आर्टिकल 32 इसको अडॉप्ट किया, जो कि रिमेडीज प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट हनन होने पर एक सिटीजन को। तो सुप्रीम कोर्ट इन आयर कोएलो केसेस 2007 में ये कहा था आर्टिकल 32 जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के। और इस आर्टिकल के माध्यम से ये भी दिखा गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हमारे फंडामेंटल राइट के गार्डियन के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर, जुडिशियल पावर को दिखाता है, शो करता है। ठीक है, इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसको आर्टिकल ऑफ द इस द सो इस आर्टिकल को सोल ऑफ द पार्ट थर्ड के हिसाब से कहा था। अगर हम आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 देखते हैं, क्लॉज 3 में ये कहा गया है, पार्लियामेंट कैन ऑथराइज एनी अदर कोर्ट ऑल्सो टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी कोर्ट को ऑथराइज कर पाए फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए। और उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होगा कि आप जो भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर को जैसे नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना चाहिए, पहली पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ये है, the other court which has been authorized to issue writs, its powers are limited। अगर कोई भी अलग कोर्ट हो जो कि रीट इशू करता है, उसका पावर को लिमिट किया जाता है। लिमिट लोकल मतलब विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ इस जुडिस्टिकेशन, उसके पास जो लोकल लिमिट जुडिस्टिकेशन के लिए होता है उसको ही उस पावर को लिमिट करके वो रीट जो इशू कर सकता है। मतलब वो जो कंप्लीट फ्री पावर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, वो फ्री पावर सब कोर्ट को नहीं मिलती, कुछ लिमिट करके दिया जाता है। ये हो गया। और आर्टिकल 32 का जो 4 क्लॉज है वो ये कहता है, आर्टिकल 32 इस 4 क्लॉज के माध्यम से आप 32 को आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रॉपर मैनर है, प्रोसीडिंग्स है, ये प्रोसीड्योर है, वो आर्टिकल 359 से बनकर आती है। तो देखते हैं 359 आर्टिकल क्या है पर्टिकुलरली। आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के वक्त कैसे सस्पेंड किया जाए उसका प्रोसीड्योर यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि एक्सेप्ट आर्टिकल जो कि अंडर आर्टिकल 19 के अंदर जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल 19 के अंदर हमारे 6 राइट्स बनते हैं। ये जो आर्टिकल 19 जो है, ये राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जैसे कि वार कंडीशन हो गया या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, इस नेशनल इमरजेंसी हो गया, इस तरह की कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। लेकिन बाकी के जितने सारे आर्टिकल्स है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते। जो कि है आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों आर्टिकल कोई भी हालत पर ये सस्पेंड नहीं होते। बाकी के जो राइट्स हैं वो सस्पेंड होने के लिए प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डर। और प्रेसिडेंट किस बेसिस पे इशू करते हैं?
पर्टिकुलर राइट को वो कौन सी पीरियड तक और कौन सी ज्योग्राफिकल लिमिट्स, कौन सी जगह पे कौन सी पर्टिकुलर पीरियड तक कौन सी राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 32 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। नोटिफिकेशन पर बटन दबाने के लिए मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नए-नए वीडियो आपको लोगों के पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।